हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, तो पूरे वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। Subscribe to my channel Study with Gaurav for the latest updates. तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक अटलांटिक महासागर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रशांत महासागर के बारे में बताया था कि उसकी कौन कौन सी धाराएं हैं और वो हमारे देश पूरे वर्ल्ड में कितने एरिया में फैला हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर की अगर बात करें तो ये आकार में एस आकार का सागर है और ये जो एरिया में पृथ्वी का 1/5 एरिया घेरे हुए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 410,840,50 माइल्स पर स्क्वायर मीटर है। अगर मैं इसकी बात करूं 4,10,08,40,040 किलो माइल्स पर स्क्वायर मीटर। इसके अलावा इसका आकार ऐसा आकार का है और इसके क्षेत्रफल तथा गहराई की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे ओशियन है उसमें दूसरा स्थान आता है। दोस्तों अब सोचिए जी कितना बड़ा है। पृथ्वी का 1/5 भाग ये घेरता है। अगर हम पूरे उसकी बात करें, अपने अर्थ की बात करें, तो उसका 1/5 भाग अर्थात 20% जो एरिया है वो ये महासागर घेर लेता है। इस महासागर से एक मुझे बात याद आई कि दोस्तों आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी, वो अटलांटिक महासागर में ही डूबी थी। तब क्या हो रहा था कि जो टाइटैनिक जो जहाज था दोस्तों, उसको कहा जाता था कि ये कभी न डूबने वाला जहाज है, अनसिंकेबल ओशियन, अनसिंकेबल सॉरी बोट। तो जो टाइटैनिक डूबा था उसमें क्या हुआ था, एक आइस वर्क आके इससे टकरा गया था। टाइटैनिक जहाज जो था इसी अटलांटिक महासागर में डूबा हुआ था वो। अब इसकी हम औसत गहराई की बात करें तो 3646 मीटर है। और अगर हम इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये 0 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री वेस्ट तक जाता है, अर्थात 0 डिग्री उत्तर से लेके 25 डिग्री पश्चिम तक। इसकी जो अधिकतम गहराई है वो दोस्तों वो 8376 मीटर या 27,480 फुट है, जो कि प्लूरिटो रिको गर्थ है। एक ट्रेंच बना है प्लूरिटो रिको अटलांटिक महासागर में, वहां पे इसकी अधिकतम गहराई जो है दोस्तों इतनी है। ग्रीक एक जो हमारे जो यूनानी लोग थे ग्रीक, उन लोगों ने इसको नक्शे का महासागर कहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नक्शे का महासागर किस महासागर को कहा जाता है, तो वो अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। दोस्तों इसमें कुछ आइसलैंड भी है, जैसे पहला ग्रीनलैंड जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड है, जो कि डेनमार्क का भाग था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम वो भी एक आइसलैंड है, काफी सारे द्वीपों को मिलकर बना है, जो कि अटलांटिक महासागर है। इसके अलावा ओजोर्ग जो कि पुर्तगाल में एक आइसलैंड है, वहां पे न्यू फाउंडलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कनाडा में स्थित है। इसकी जो अवस्थिति है, जो उपस्थिति है इसकी न्यू फाउंडलैंड की, वो कनाडा कंट्री में है। इसके अलावा जमैका, बहामा, ट्रिनिडाड एंड टोबैको ये कैरेबियन कंट्री के अंतर्गत आते हैं। कैरेबियन कंट्री अगर हम बात करें, कैरेबियन कंट्री वो कंट्री होती है जो कि हमारे साउथ अमेरिका के दक्षिण में पाई जाती है। और इसके साथ ही इसमें वेस्ट इंडीज, जो कि आप क्रिकेट देखते होंगे तो उसमें एक वेस्ट इंडीज टीम है, वो कैरेबियन कंट्री है। इसके अलावा एक मैडेरा आइसलैंड आता है जो कि पुर्तगाल में है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट हमेशा पूछे जाते हैं अटलांटिक महासागर से लेके कि इसका पूछ लेगा आपका इसका एरिया बताइए, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आप निश्चित तौर पे कर लेंगे। इसके अलावा इसका पृथ्वी में 1/5 भाग घेरता है। इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब कि प्लूटो रिको पूछेगा किस महासागर में स्थित है, तो आप बताएंगे कि अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की। एक चीज याद रखिएगा, जो जो मैं आपको धाराएं बताने वाला हूँ इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, बैंक्स हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो, नेट जेआरएफ हो, सभी एग्जाम में पक्का 100% मान चलिए कि 2 नंबर की क्वेश्चन आता ही आता है। सो स्किप मत करिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बताते हैं आज पहली धारा कौन सी है इसमें अंटार्कटिक महासागर की। उत्तरी प्लस दक्षिणी विषुवत की धारा जो है वो गर्म जलधारा है। अब ये गर्म क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वो पैसिफिक ओशियन की कुछ धाराएं हैं। विषुवत रेखा का जो हमारा एरिया होता है दोस्तों वो बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि विषुवत रेखा जो हमारी होती है पृथ्वी के बीचों बीच जाती है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए वहाँ से जो धाराएं बनती हैं गर्म धारा होती है। इसलिए चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो, दोनों विषुवत रेखा की धारा गर्म धारा होगी। इसके बाद अगली ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा एक गर्म धारा है। अब अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे याद करेंगे तो आपको एक चीज बता दूं मैं कि जो ब्राजील होता है, ब्राजील में कॉफी सबसे ज्यादा होती है, और कॉफी की अगर मैं नेचर बात करूँ हल्की गर्म होती है। तो याद रखने की एक ट्रिक है दोस्तों कि ब्राजील की धारा एक गर्म धारा है। इसके अलावा मैं बात करूँ फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा की धारा गर्म धारा है। इसके अलावा नॉर्वे की धारा भी अगर मैं बात करूँ ये भी एक गर्म धारा है।
और इसके बाद एंटलीच की धारा। एंटलीच एक मोती, जैसे एंटलीच का मोती आप बात करते हैं ना, ऐसे एंटलीच की एक धारा भी होती है जो कि एक गर्म जल धारा है। मुझे विश्वास है दोस्तों आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अब आगे चलते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। ओके, अगली है पूर्वी ग्रीनलैंड प्लस अंटार्कटिका की वेब। अब ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की अगर मैं बात करूं तो ये ठंडी जलधारा है। ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं तो ये बेल्जियम है, जो डेनमार्क है उसका एक भाग है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसकी जो जलधारा होगी जो अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका तो आपको पता ही है कि पूरा जो एरिया है उसका वो बर्फ से छाया हुआ है, और जहाँ बर्फ ही बर्फ जमा है तो वहाँ स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे ठंडक तो होगी, तो इसलिए वहाँ की जो जलधारा होगी वो ठंडी जलधारा होगी। इसके अलावा कनारी की धारा और रैनल की धारा, ये दोनों इंपॉर्टेंट जलधारा हैं। एक कनारी की हो गई और एक रैनल की हो गई, ये दोनों कोल्ड जलधारा है। इसके अलावा लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर भी इंपॉर्टेंट जलधारा है। और यही क्यों, जितनी भी मैं बता रहा हूँ इसमें कोई ना कोई पक्का एग्जाम में पूछी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो लेब्राडोर की जलधारा, इसकी प्रकृति क्या है, ये भी ठंडी जलधारा है। अगली है इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की धारा भी ठंडी जलधारा। एंड फॉकलैंड, फॉकलैंड की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। अब देखिए आपको एक चीज बताऊं, एक न्यू फाउंडलैंड जो हमारा आइसलैंड है कनाडा में, वहाँ पे जो मछली उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ फाइकोप्लैंक्टन बनता है। फाइकोप्लैंक्टन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे दो जलधाराएं मिलती हैं। क्योंकि जो न्यू फाउंडलैंड है वहाँ पर आपकी एक फॉकलैंड की जलधारा मिलती है और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है दोस्तों वो गर्म है और फॉकलैंड की है ठंडी। ये दोनों जहाँ पे मिलती है वहाँ फाइकोप्लैंक्टन का क्षेत्र बन जाता है। फाइकोप्लैंक्टन जहाँ पे बनेगा वहाँ पे मछली उत्पादन बहुत ही आसानी से होता है, वहाँ पे उत्पादकता बहुत अधिक होती है। इसलिए वो क्षेत्र जो है कनाडा का बहुत ही अच्छा क्षेत्र है मछलियों के लिए, मछुआरों के लिए। तो ये आज की दोस्तों कुछ जलधाराएं थी। मुझे उम्मीद है आपको आज ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।